दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उससे आपका एक पेंशन फंड भी क्रिएट होता है और कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि आखिर आपको पेंशन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। सबसे पहली बात है कि आपको पेंशन का कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। व्यक्ति यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहता है कि आखिर मेरी पेंशन जो कि मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन है उससे किस तरीके से बन करके आएगी। तो पहली बात होती है दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है पेंशन पाने के हकदार के लिए। बहुत सारे क्लोज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल अपनी नौकरी कर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं कर रखी। पहला रूल तो यही है कि आपकी पीएफ कटना चाहिए, जो कि ठीक है। दूसरा रूल है दोस्तों कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल की होनी चाहिए, 10 साल या 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये आता है कि क्या मेरी एक ही कंपनी में 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे दोस्तों ईपीएफओ को कोई मतलब नहीं है कि आप किस कंपनी में कहाँ कैसे काम कर रहे हैं। ईपीएफओ सिंपल उसका कंट्रीब्यूशन चलता रहना चाहिए। उसको ये मतलब नहीं है कि किस सोर्स से आ रहा है, उसको पता है। तो आपकी सर्विस किसी भी कंपनी में हो, टुकड़ों में हो, अलग अलग कंपनियों में हो, 10 साल से ज़्यादा का आपने जॉब करना चाहिए और आपका एक्टिव पीएफ अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आपकी जो एज है वो 58 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा दो तीन क्लॉज और है, पर हम जैसा मैंने बताया कि देसी फंडा में हम सिंपल बात करेंगे, तो सिंपल तरीके से ये तीन क्लॉज आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको पता कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो जैसे मैंने एक पासबुक यहाँ पे आपको दिखाई थी, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ये वाला। उसके अलावा यही जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, आखिर इससे आपकी पेंशन किस तरीके से बन करके आती है। तो पेंशन जो है, पेंशन का सबसे बड़ा फंडा ये है कि पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद में ही मिलेगी, 58 साल के बाद। और जो मिलेगी तो वो उसके साथ साथ आपकी जब 58 में रिटायर आप हो रहे हो तो आपकी सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। 10 साल का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए 5 साल, जब आप 35 साल की उम्र में थे तो 35 से 40 काम कर लिया, फिर 50 से आपने 55 काम कर दिया, तो आपके 10 साल हो गए। इस तरीके का भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 साल की सर्विस आपका होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस है तो आपको ईपीएस का जो है एम्प्लॉय पर जो प्रोविडेंट फंड में पेंशन स्कीम है उसका सर्टिफिकेट ग्रांटेड हो जाएगा। एक फॉर्म है, फॉर्म 10D भर करके आप जो है मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको मंथली पेंशन मिलने लग जाएगी। कितनी मिलेगी, कैसे कैलकुलेट होगी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आगे बात आती है दोस्तों कि क्या आप इस पेंशन को पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्लॉज बहुत सारे हैं। सिंपल वाला क्लॉज यही है कि आपकी अगर सर्विस 10 साल से कम की है तो कम की होने के बाद आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। फॉर्म 10C भरिए और अपना पैसा वापस लेकर के आप इससे दूर हट जाइए। याद रखिए, इसमें ये क्लॉज है सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने होती है तो ईपीएफओ के द्वारा उसको 10 साल गिना जाएगा। लेकिन 10 साल 6 महीने होती है तो 11 गिना जाएगा। लेकिन 6 महीने से अगर एक भी दिन कम होती है तो उसको वो 10 गिन के चलेगा। तो आपकी जो भी सर्विस है, अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरी सर्विस 9 साल और 10 महीने ही रहेगी, अगर 12 महीने होती तो 2 महीने और कर लेता तो मैं इसका हकदार हो जाता, बिल्कुल आप अभी भी हकदार हैं अगर आपकी 9.5 साल की सर्विस है। लेकिन 9 साल 6 महीने से पूरे होने चाहिए, उसके बाद ईपीएफओ इसको 10 की तरह ट्रीट करेगा। तो साल ईपीएफओ इस तरीके से गिन करके चलता है। और दूसरी फिर डेथ वगैरह अलग अलग क्लॉज रहते हैं, वो सब आप जानते हैं कि किस तरीके से विड्रॉल हो जाती है, कोई मुसीबत वगैरह आ गई ऐसे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जो भी ईपीएफओ की जो ईयर की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि तो वो 6 महीने उसके बाद उसको कंप्लीट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 15 साल की सर्विस है तो 15 साल पूरे होने चाहिए 15 साल से। 15 साल से अगर 6 महीने भी कम है तो भी 15 साल गिन करके करेगा। अगर 7 कम है तो फिर उसको वो 14 साल करेगा। उसको ये मतलब नहीं है कि आपके 14 से 4 5 महीने ऊपर हुए, अगर 6 महीने ऊपर है तो पूरा साल, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पे ईपीएफओ इस तरीके से आपके साल की कैलकुलेशन करता है। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपके पेंशन का जो कैलकुलेशन आखिर किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आपको पता है, पेंशन जो
लॉ है, जो पेंशन का लॉ है, पेंशन वाले जो स्कीम है उसके तहत आपका जब भी कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी मंथली पे जो बेसिक सैलरी सिर्फ 15,000 ली जाती है, चाहे आपकी कितनी भी हो। तो पेंशन स्कीम का पहला रूल तो ये है कि आपकी जो सर्विस होगी वो 35 साल मैक्सिमम हो सकती है। तो पेंशन के लिए पहला रूल आप ध्यान रखिए, 35 साल। तो ऐसा नहीं है आपने 40 साल अगर काम किया है तो भी पेंशन स्कीम आपकी 35 साल के हिसाब से ही बनेगी। तरीका सिंपल है, आपकी एवरेज सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। तो तरीका आपको मैं बताऊं कैलकुलेट करने का, कि जैसे मान लीजिए आपकी एवरेज सैलरी चाहे जो हो, चाहे 30,000 बेसिक हो, लेकिन यहाँ पे ये आपकी सिर्फ 15,000 लेगा। तो 15,000 आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपकी पेंशन एलिजिबल सर्विस, तो वो सर्विस पीरियड जिसमें आपका पेंशन फंड कटा है। तो जैसे आपका 30 साल तक कटा है तो 30 साल, तो 15,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70, ये आपका सिंपल फार्मूला यहाँ पे बन कर के आ गया। ये जो फार्मूला है ये लागू है 1995 15 नवंबर 1995 के बाद से, जिसमें एरा में अभी हम लोग चल रहे हैं, कि लगभग पिछले 25 साल से ये फार्मूला चलता आ रहा है। पेंशनेबल सर्विस वही होगी जिस सर्विस में आपका पीएफ कटा है और ईपीएफ के में पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन हुआ है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। आप कंफ्यूज यहाँ होंगे कि ये मेरी पेंशनेबल सर्विस होती क्या है। पेंशनेबल सर्विस में फिर रिपीट कर देता हूँ, जिस सर्विस जितना पीरियड जिसमें आपका पेंशन फंड कटा है। तो अगर आपका 15 साल तक कटा है तो ये 15 साल लेकर के चलेगा। एक कैलकुलेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेशन मैंने ले ली, किसी की सैलरी बेसिक सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 15,000 से कम है तो 15,000 से कम लेगा, लेकिन 15,000 से ज़्यादा तो 15,000 लेके चलेगा। तो इसकी मैंने सैलरी ले ली 15,000। साल इसने काम किया 35, जो कि मैक्सिमम है। तो फॉर्मूला सिंपल आएगा, 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि 7,500 पर मंथ इसकी जो पेंशन बन करके आने वाली है, जो कि मैक्सिमम पेंशन है कोई ले सकता है। कोई इससे ज़्यादा पेंशन किसी को भी नहीं मिल सकती। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूले में आप देखेंगे, अगर आप मान लीजिए आपने 30 साल काम किया तो यहाँ 35 की जगह 30 आ जाएगा और उतनी आपकी मंथली पेंशन निकल के आएगी। अगर किसी ने 25 किया तो 25 आ जाएगी। लेकिन किसी की बेसिक सैलरी अगर 10,000 ही रही है इस पीरियड में, एवरेज ध्यान रखिए इसमें एवरेज लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सबको ही 15,000 से ट्रीट करेंगे। अगर 15 से कम वाले हैं तो उनको उस हिसाब से ट्रीट होंगे, 15 से ज़्यादा वाले उस हिसाब से ट्रीट होंगे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो 15,000 मैक्सिमम लिया, बाद में आप नंबर ऑफ ईयर्स इसमें पेंशनेबल होगा वो करके 70 से डिवाइड करिए, आपकी जो भी बेसिक वो निकल के आ जाएगी। ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 10 साल से कम की अगर आपकी सर्विस है तो सिंपली 10C भर के आप पैसा निकाल सकते हैं, आपकी कोई बेसिक नहीं मिलेगी। तो फॉर्मूला दोस्तों मेरे को लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। एक चीज़ मैं और बताने चाहूँगा आपको, इसके लिए मैं आपको वापस बैक ले जाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे उसकी पासबुक दिखाई है। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कंपनी चेंज करते हैं, जैसे अब ये व्यक्ति अगर कंपनी चेंज करने जाएगा तो अपना जो पीएफ है वो किस पीएफ को जो है वो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालेगा। तो जब भी इसका पीएफ ट्रांसफ़र होगा, मान लीजिए अभी इसने कल नई कंपनी ज्वाइन कर ली, तो अब इसका जब पीएफ ट्रांसफ़र होगा तो पीएफ में आप देखेंगे कि ये वाला जो अमाउंट है 33,105, 10,000 इनका टोटल करके जो अमाउंट है वो यहाँ पे जो उसके एक यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कि ये पीएफ ट्रांसफ़र वाली, और यहाँ पे इतना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि 33,000 खुद का और 10,116 जो कंपनी वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र की इस तौर पे दिखा देगा। लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे जीरो दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पीएफ जो कंट्रीब्यूशन था वो इतना सारा था फिर भी ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है। तो आप उसकी ध्यान रखिए, जब भी हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें अमाउंट कहीं भी मेंशन नहीं रहता है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स मेंशन रहते हैं। तो जब भी आपका पेंशन फंड ट्रांसफ़र होगा, या ये कहिए कि आपका जब भी पीएफ फंड आप ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो जो मेन बैलेंस है वो तो पूरा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो पेंशन फंड है उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्विस ट्रांसफ़र होती है, ना कि पैसा।
पैसा आपका ज़रूर वहाँ ज़ीरो शो कर रहा है, लेकिन आपकी वहाँ पे सर्विस ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं भी आपका टोटल पैसा नहीं लिया, आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स लिए। अगर आपने 5 साल काम करके अगली कंपनी में जॉइन करे तो पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ईपीएस जो पेंशन स्कीम है उसको ज़ीरो का मतलब ये नहीं है, उन्होंने आपकी 5 साल की वहाँ पे सर्विस ट्रांसफ़र कर दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको पेंशन फंड के बारे में समझाने की कोशिश की है, जो कि पीएफ से मिलता है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।